My name is Shivangi Sharma. I am teaching English and SS. As we all know, due to this corona pandemic, we all are locked down ourselves at our home. So we should take advantage of this time period. That is why we are going to start online class today. And it will help us a lot to cover our syllabus and the flow of study. So in my curriculum, the recommendation of the students are, you should read the chapter twice, you should read the chapter by yourself also, and एक बार जब आप चैप्टर पढ़ लें, then ये वीडियो देखने के बाद it will help you and it will save your time and you can understand the chapter better. Today I am going to teach you social studies, that is the first semester's book. There are 2 books in your in the whole year. So this is the first semester book and there are 9 chapters in this book. So we will going to start with lesson number 1, that is arrival of Europeans in India. So let's start. We have learned in the previous standard that many years ago our country was one of the leading countries in the world. हमने पढ़ा है प्रीवियस स्टैंडर्ड में कि बहुत मैनी इयर्स अगो, बहुत साल पहले, आवर कंट्री वाज वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड. हमारी जो कंट्री है वो एक लीडिंग कंट्री है पूरे वर्ल्ड में थी. आवर कंट्री वाज डिस्टिंक्ट इन द होल वर्ल्ड, और पूरे वर्ल्ड में हमारी जो कंट्री थी वो बिल्कुल अलग थी. The people of various countries were being influenced by our culture and prosperity. जो दूसरी कंट्रीज के लोग थे वो हमारी कंट्री की तरफ, हमारे कल्चर की तरफ, इतना प्रॉस्परस इंडिया की तरफ अट्रैक्ट होते थे, और इन्फ्लुएंस होने की वजह से वो पूरे वर्ल्ड के लोग यहाँ आना चाहते थे और ट्रेड करना चाहते थे. राइट? Many people worldwide were eager to enter into trade with our country and earn wealth out of it. बहुत से लोग पूरे वर्ल्ड वाइड में बहुत ईगर थे कि वो हमारे कंट्री में आए, इंडिया में आए, ट्रेड करें, क्योंकि ये है बहुत अमीर देश था, तो यहाँ से थोड़ा पैसा उठा के अपनी कंट्री में लेके जाए, मीन्स यहाँ की वेल्थ अपनी कंट्री तक लेके जाए. Earlier, the merchants from the various countries came to India from northwest by land route for the purpose of trading. पहले जो merchants थे from the various countries, अलग अलग कंट्रीज से, वो इंडिया में आते थे from northwest by land route for the purpose of trading. वो लैंड रूट के जरिए आते थे ताकि वो ट्रेड कर सके नॉर्थ वेस्ट से. For years, the Arab traders undertook trade through land route. बहुत सालों के बाद जो अरब ट्रेडर्स थे उन्होंने लैंड रूट के जरिए वो आते थे, बट एज सिचुएशन चेंज्ड, सिचुएशन बदल गई, ट्रेड थ्रू लैंड रूट स्टॉप. जो ट्रेड था लैंड रूट के जरिए वो स्टॉप हो गया. कॉन्सिक्वेंटली द डिमांड फॉर इंडियन कमोडिटीज लाइक सिल्क, कॉटन क्लोथ्स, मुस्लिन, ब्लैक पेपर, स्पाइसेस एटसेट्रा इंक्रीज्ड इन द यूरोपियन कंट्रीज. लेकिन रिजल्ट ये हुआ कि जो डिमांड थी फॉर इंडियन कमोडिटीज की, अब कौन कौन सी इंडियन कमोडिटीज की डिमांड थी? सिल्क, कॉटन क्लोथ्स, मुस्लिन. मुस्लिन इज अ काइंड ऑफ क्लोथ, एक कपड़ा होता है मुस्लिन. ब्लैक पेपर, काली मिर्च, स्पाइसेस, अलग अलग मसाले जो कि यहाँ के बहुत फेमस थे. इंक्रीज इन द यूरोपियन कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज में बहुत फेमस होने लगे, यानी वहां पे जो भी खाना बनता था उसके लिए जो यूज में लिए गए स्पाइसेस थे वो सब इंडिया से आते थे. कौन कौन सी चीजों की डिमांड रहेगी? डिमांड फॉर इंडियन कमोडिटीज, यू शुड मेक 2 नोटबुक्स. आप 2 नोटबुक्स बनाओगे जिसमें एक क्लास वर्क रहेगी, एक होमवर्क रहेगी. होमवर्क नोटबुक्स में आप इस तरीके के शॉर्ट नोट्स बनाकर और याद कर सकते हैं कि क्या क्या मेन पॉइंट्स है पूरे चैप्टर में, विच विल हेल्प यू टू मेक आंसर्स ऑफ द डिफरेंट क्वेश्चंस. राइट? डिमांड फॉर इंडियन
like silk, okay, cotton clothes, right, muslin, next is black pepper, next is spices, etc. इस तरीके से और भी हुआ करते हैं। तो ये कुछ सेट ऑफ एग्जांपल्स हैं। डिमांड फॉर इंडियन कमोडिटीज, इंडियन कमोडिटीज की जो दूसरे कंट्री में डिमांड थी वो सब चीजें सिल्क, कॉटन क्लोथ्स, मुस्लिन, ब्लैक पेपर, स्पाइसेस एटसेट्रा। To take the advantage of this situation, many countries of Europe started searching for sea route to India. अब जो यूरोपियन कंट्रीज की बहुत सारी कंट्रीज ऐसी भी थी, लाइक जो कंट्रीज लैंड टू लैंड यानी एक देश दूसरे देश से जुड़ा हुआ होता है, तो अगर वो दूसरे देश में एंटर होते होते इंडिया तक आ जाते हो तो लैंड रूट है, लेकिन कुछ कंट्रीज समुद्र से उस तरफ होती हैं, तो वो इंडिया तक कैसे पहुंचे ट्रेड के लिए? उसके लिए सी रूट फाइंड करना बहुत जरूरी था। पहले जो यूरोपियन कंट्रीज थी वो इस्तानबुल से होती हुई इंडिया में एंटर करती थी, बट इस्तानबुल से किसी ना किसी वजह से लड़ाई होने की वजह से इस्तानबुल ने वो रास्ता स्टॉप कर दिया। जब इस्तानबुल ने रास्ता स्टॉप कर दिया तो यूरोपियन कंट्रीज ने सोचा कि हम खुद एक नया सी रूट ढूंढे ताकि हम इंडिया तक पहुंच सकें। Think which areas are to be crossed to reach India from Europe by land route? लैंड रूट के लिए कौन कौन सी कंट्रीज से कौन कौन से एरिया से होके गुजरना पड़ता था, ये आप मैप में देख सकते हैं। Which areas are to be crossed to reach India from Portugal by sea route? अब पोर्टुगल के बारे में हम पढ़ेंगे कि सी रूट के जरिए वो कैसे कैसे पहुंचते थे। Which mode of transportation is used the maximum to travel abroad in the modern times? मॉडर्न टाइम्स में अब्रॉड पहुंचने के लिए कौन सा हम मीडियम यूज करते हैं? Subsequently, some adventurous sailors of Europe and other countries started the search of sea route to come to India. रिजल्ट क्या हुआ कि कुछ एडवेंचरस सेलर्स थे जो जहाज में चलाते हैं, जहाज मीन्स वो शिप हो गई बड़ी बड़ी, तो वो सेल करते हुए यूरोप एंड अदर कंट्रीज स्टार्टेड, उन्होंने शुरू कर दिया कि हम सी रूट ढूंढे इंडिया पहुंचने का। इंडिया अमीर है, यहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ के स्पाइसेस ले सकते हैं, यहाँ के स्पाइसेस ले जाके हम अपनी कंट्री में बेच सकते हैं तो पैसे ज्यादा आएंगे। नेक्स्ट इज क्रिस्टोफर कोलंबस। Columbus, an Italian explorer, was one of the brave sailors who ventured out to find the sea route to India. कोलंबस जो है वो एक इटालियन एक्सप्लोरर था, यानी जो एक्सप्लोर करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, नई नई चीजें ढूंढते रहते हैं। कोलंबस, कौन कोलंबस? क्रिस्टोफर कोलंबस was one of the brave sailors, वो सब में बहुत ब्रेव सेलर था। who ventured out to find the sea route to India, उसने इंडिया ढूंढने की कोशिश करी सी रूट के जरिए इंडिया पहुंचने के, मतलब सी रूट के थ्रू वो इंडिया पहुंच सके ऐसा। He thought that one can go to east via west also. अगर उसने ऐसा सोचा कि कोई भी एक इंसान जा सकता है ईस्ट से वेस्ट तक, मतलब अगर ईस्ट का रास्ता पकड़ा जाए तो ईस्ट से वेस्ट में घूम के जाया जा सकता है। अगर वेस्ट में हमें जाना है, इटालियन था तो वहां से अगर इंडिया देखा जाए तो वेस्ट में था और उसको ईस्ट से वेस्ट तक को पहुंच सकता है। Why did he believe so? Think about it. Columbus started his journey to India and accidentally reached America. कोलंबस ने इंडिया का सी रूट ढूंढना शुरू किया, एक्सीडेंटली गलती से वो इंडिया की बजाय अमेरिका पहुंच गया। क्रिस्टोफर कोलंबस।
As long as he lived, he was under the misconception that he had discovered the sea route to India. जब तक वो वहां रहा, वो काफी लंबे समय तक अमेरिका में रहा, पर जब तक वो वहां रहा उसको वो इस गलतफहमी में रहा कि उसको ऐसा लगता था कि वो इंडिया में रह रहा है, जबकि वो था अमेरिका में. Hence, even today the natives of America are called Red Indians. आज तक जो नेटिव ऑफ अमेरिका है, यानी अमेरिका का नेटिव माना जाता है, अब अमेरिका को रेड इंडियंस के नाम से जाना जाता है. एंड आइलैंड ग्रुप इन द कैरिबियन इज नोन एज द वेस्ट इंडीज. और जो कैरिबियन का आइलैंड है उसको वेस्ट इंडीज के नाम से जाना जाता है. Who find America? Christopher Columbus. Point is, Christopher Columbus finds the sea route found. Sea route of America. Next, the natives of America are called Red Indians. The island group in the Caribbean is known as the West Indies. Okay. क्रिस्टोफर कोलंबस ने सी रूट ढूंढा अमेरिका का, ढूंढने निकला था वो इंडिया, पहुंच गया अमेरिका. नेटिव्स ऑफ अमेरिका को रेड इंडियंस बोलते हैं, और आइलैंड ग्रुप कैरिबियन इन द कैरिबियन उसको वेस्ट इंडीज कहा जाता है आज. तो हमने क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में पढ़ लिया अच्छे से. पहले पढ़ा हमने कि ट्रेड होता है, और किस किस चीजों का ट्रेड होता है, मुस्लिम, ब्लैक पेपर, सिल्क, कॉटन क्लोथ, स्पाइसेस. देन हमने क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में पढ़ा. अब हम पढ़ेंगे वास्को डी गामा. वास्को डी गामा, a native Portugal, discovered the sea route to India. अब फाइनली वास्को डी गामा ने इंडिया का सी रूट ढूंढ लिया सबसे पहले. He encircled the Cape of Good Hope in South Africa and reached the port of Calicut on 22nd May 1498 after crossing the Indian Ocean. इंडियन ओशन को क्रॉस करने के बाद 22 मई 1498 को एक जगह केप ऑफ गुड होप जो कि साउथ अफ्रीका में है
इन साउथ अफ्रीका एंड सर्कल की उसने एंड वहां से वो पहुंचा पोर्ट ऑफ कैलिकट. Then ruling king of Calicut, Zamorin gave permission to the Portuguese to trade. उसके बाद जो वहाँ का किंग था, कौन था किंग? Zamorin. उसने पोर्टुगीज, जो पहला पोर्टुगीज कौन था? वास्को डी गामा, उसको अलाउ किया कि आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो. The Portuguese established a fort in Calicut for trade in 1500 CE. पोर्टुगीज ने एक ट्रेड वहां पर एस्टैब्लिश किया, कैलिकट फॉर ट्रेड इन 1500 CE. फोर्ट एस्टैब्लिश किया. दे फोर्टिफाइड इट एंड अपॉइंटेड ए कमांडर इन चीफ नेमली अबू कर्क्यू टू सेफ गार्ड द फोर्ट. फोर्ट को सेफ रखने के लिए वहां पे एक चीफ रखा गया, अल्ब्यू कर्क्यू. मूविंग नॉर्थवर्ड, उसके बाद वो नॉर्थवर्ड चले गए. अल्ब्यू कर्क्यू ने कॉन्कर किया गोवा 1506 में, जो पोर्टुगीज आया था, तो उसके चीफ ने गोवा को कॉन्कर कर लिया, घेर लिया. विद इन ए स्पैन ऑफ 100 years, 100 साल में, द पोर्टुगीज टुक कंट्रोल ऑफ मैंगलोर पे उन्होंने कंट्रोल रखा, कोचिन, गोवा एंड दीव, मुंबई एंड आइलैंड ऑफ लंका. आइलैंड ऑफ लंका, मुंबई, दीव, गोवा, कोचिन और मैंगलोर पे पोर्टुगीज जो थे उन्होंने कंट्रोल कर लिया. तो इस पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा? Discovered the sea route of India. इंडिया का सी रूट डिस्कवर किया. When then 22nd May 1498. Then जो लास्ट था पोर्टुगीज टू कंट्रोल of Mangalore, right? Cochin, Goa, Diu, Mumbai, and island of Lanka. वास्को डी गामा डिस्कवर्ड दी, उन्होंने सी रूट डिस्कवर किया इंडिया का 22 मई 1498. पोर्टुगीज ने कंट्रोल किया मैंगलोर, कोचिन, गोवा, दीव, मुंबई एंड आइलैंड ऑफ लंका. नेक्स्ट इज एंड ऑफ पोर्टुगीज रूल. अब पोर्टुगीज रूल का एंड कब? इन द बिगिनिंग ऑफ द 17th सेंचुरी. 17th सेंचुरी के बिगिनिंग में
द पोर्टुगीज एक्सपेंडेड देयर ट्रेड टू बंगाल। जो पोर्टुगीज थे उन्होंने अब बंगाल में भी अपना ट्रेड स्टार्ट कर दिया। एट दिस टाइम द मुगल एम्परर शाहजहां रूल्ड इंडिया फ्रॉम दिल्ली। उस टाइम पे जो मुगल एम्परर था शाहजहां, वो दिल्ली से रूल करता था पूरी इंडिया। द सूबेदार ऑफ बंगाल कंप्लेन्ड टू शाहजहां अबाउट द बिहेवियर ऑफ द पोर्टुगीज। अब पोर्टुगीज क्या कर रहे थे, धीरे धीरे इंडिया को घेरने लग गए थे, वहां अपना राज जमाने लग गए थे। तो जिस तरीके से वो एरिया को कॉन्कर कर रहे थे, तो वहां का जो सूबेदार था, बंगाल का जो सूबेदार था, उसने कंप्लेन करी दिल्ली में बैठे मुगल एम्परर शाहजहां को, जो उस वक्त एम्परर था और पूरे इंडिया पे राज कर रहा था, तो उसको पोर्टुगीज के बारे में कंप्लेन करी। दस The fort of Hooghly was demolished and the ships were burnt as per the order to the emperor. एम्परर को ये सुन के गुस्सा आया और उसने ऑर्डर्स दे दिए कि जो उन्होंने सबसे पहला फोर्ट बनाया था हुगली, उसको डिमोलिश कर दो, खत्म कर दो। एंड और जो फोर्ट ऑफ हुगली वॉज डिमोलिश्ड और जो शिप्स है जिसके जरिए वो आते जाते थे उसको जला दिया गया। In this way, the Portuguese rule came to end with the exception of the territories of the Daman and Goa। इस तरीके से पोर्टुगीज का जो केम था, जो रूल था, वो खत्म हो गया। सिर्फ 3 जगह उनका रूल रहा, वो था दीव, दमन एंड गोवा। अब पोर्टुगीज सिर्फ 3 जगह पर ट्रेड किया करते थे, दीव, दमन एंड गोवा। इस पैराग्राफ में हमने मेन पढ़ा, मेन है कि मुगल एम्परर शाहजहां रूल्ड इंडिया फ्रॉम दिल्ली। लिखने की जरूरत नहीं, आप समझ जाओ कि उस टाइम पे जब पोर्टुगीज थे, तो पोर्टुगीज के टाइम पे जो मुगल एम्परर था वो शाहजहां। द डच आफ्टर 100 years ऑफ द अराइवल ऑफ पोर्टुगीज। अब पोर्टुगीज को पहुंचे हुए इंडिया में 100 साल हो गए थे। 100 साल बाद एट द एंड ऑफ द 16th century, जब 16th सेंचुरी खत्म होने वाली थी, द डच ऑफ हॉलैंड, नाउ द नीदरलैंड्स, केम टू इंडिया फॉर ट्रेडिंग। डच जो है वो इंडिया आए ट्रेडिंग के लिए। इनिशियली दे एस्टैब्लिश फोर्ट्स एट पुलिकेट एंड मद्रास, नाउ चेन्नई। अब मद्रास को चेन्नई कहते हैं। तो स्टार्टिंग में जब वो आए, यानी डच आए, तो उन्होंने अपना फोर्ट बनाया पुलिकेट में और मद्रास में, यानी आज जिसको चेन्नई कहते हैं, वहां पर। दे ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड ए ट्रेडिंग सेंटर एट आगरा इन द ईयर 1663। उन्होंने एक ट्रेडिंग सेंटर जो आगरा में था वो एस्टैब्लिश किया 1663 में। मीनवाइल द ब्रिटिश ऑल्सो अराइव्ड इन इंडिया। और उस दौरान जो ब्रिटिशर्स थे वो भी इंडिया में आ गए। द डच कुड नॉट विथस्टैंड द कॉम्पिटिशन अगेंस्ट द ब्रिटिश। अब डच जो थे वो ब्रिटिशर्स के साथ लड़ाई नहीं कर पाए, यानी कंपटीशन में स्टैंड नहीं ले पाए। ब्रिटिश इंटरेस्ट इन इंडिया। अब हमारे देश की मतलब हालत बिगड़नी शुरू हो जाएगी जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने ऑलमोस्ट 200 years हमारे कंट्री पे राज किया, रूल किया। मुगल्स ने अराउंड 900 to 1000 years यहाँ पर रूल किया, लेकिन ब्रिटिशर्स ने सिर्फ 200 years यहाँ रूल किया और पूरे देश की हालत खराब करके चले गए। जबकि देश जो था हमारा, उसको सोने की चिड़िया कहा जाता था। मीन्स यहाँ पे इतनी प्रोस्पेरिटी थी, इतनी हेल्थ थी, इतनी वेल्दी और प्रोस्परस हमारी जो कंट्री थी, वो बिल्कुल सारे जो यहाँ की पैसे थे या जो भी वेल्थ थी वो सब खत्म करी ब्रिटिशर्स ने। तो अब यहाँ ब्रिटिशर्स आ गए। ब्रिटिशर्स इंटरेस्ट इन इंडिया। अब ब्रिटिशर का इंटरेस्ट जाग गया इंडिया में ट्रेड करने का। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ ऑफ इंग्लैंड इन द ईयर 1600 CE, द ब्रिटिश एस्टैब्लिश्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी। जब इंग्लैंड में क्वीन थी, क्वीन एलिजाबेथ थी, तब 1600 CE में ब्रिटिशर्स इंडिया आए और उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर एस्टैब्लिश की। द कंपनी बिलोंग्ड टू मर्चेंट्स
who wanted to increase their wealth by undertaking trade with India. जो मर्चेंट्स थे कंपनी के, दिस कंपनी बिलोंग, कंपनी किसको बोला हुआ है इन्होंने, कंपनी बोला ईस्ट इंडिया कंपनी को। ब्रिटिशर्स को इंग्लिश भी कहा जाता था, ब्रिटिशर्स को कंपनी भी कहा जाता था, क्योंकि इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश की थी तो इनका नाम कंपनी भी बोला जाता है यहाँ पे। द कंपनी बिलोंग टू मर्चेंट्स हु वांटेड टू इंक्रीज देयर वेल्थ, वो उनको बिलोंग करते थे जिनके पास पैसा था, या वांटेड टू इंक्रीज देयर वेल्थ, ये चाहते थे कि वेल्थ बढ़े, उनका पैसा बढ़े, बाय अंडरटेकिंग ट्रेड विद इंडिया, जब उन्होंने इंडिया के साथ ट्रेड स्टार्ट किया। द फर्स्ट ब्रिटिश शिप अराइव्ड इन इंडिया at the port of Surat in the year 1608 CE। पहला ब्रिटिश शिप इंडिया के पोर्ट, इंडिया में अराइव हुआ पोर्ट ऑफ सूरत 1608 में। कैप्टन W. Hawkins, the captain of the ship, was the first British to set foot in India। पहला ऐसा ब्रिटिश था W. Hawkins जिसने इंडिया में सबसे पहला कदम रखा और अपना शिप लेकर आया। He met जहांगीर but did not get his permission to trade। वो जहांगीर से मिला बट जहांगीर ने उसे यहाँ ट्रेड करने की परमिशन नहीं दी। पोर्टुगीज के टाइम पे कौन था, शाहजहां, और जब ब्रिटिशर्स आए तो उस टाइम पे मुगल एम्परर कौन था, जहांगीर। जहांगीर ने परमिशन नहीं दी। Thereafter, Sir Thomas Roe arrived in India, who acquired the permission to establish a trade center in Surat। बाद में सर थॉमस रो आया जिसने जो इंडिया पहुंचा और उसने परमिशन ली यहाँ पे ट्रेड, जो सूरत का सेंटर था वहां पे, ट्रेडिंग सेंटर जो सूरत का था वहां पर ट्रेड करने की परमिशन ली। दिल्ली वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ शाहजहां। उस वक्त जो शाहजहां है उसके हाथ में दिल्ली था। शाहजहां गेव परमिशन टू द ब्रिटिश टू कैरी आउट ट्रेड इन बंगाल। अब शाहजहां ने परमिशन दी ब्रिटिशर्स को कि आप आओ और यहाँ पर ट्रेड करो। इस पैराग्राफ में क्या पढ़ा हमने, the British established the East India Company in the year, we continue for this year, in the year 1600 CE, right? Next, the captain of the ship was the first British W. Hawkins। W. Hawkins was the first British W. Hawkins was the first British to set foot in India।
W. Hawkins हो गया. Who got the permission from whom? Sir Thomas Roe acquired the permission. Who gave the permission? Shahjahan gave permission. Sir Thomas Roe acquired the permission क्योंकि सबसे पहले W. हॉकिंस तो आया इंडिया में. ब्रिटिशर, सबसे पहला ब्रिटिशर W. हॉकिंस बाय शिप इंडिया में आया और उसने ट्रेड की बात की, लेकिन ट्रेड की परमिशन उसे नहीं मिली. लेकिन सर थॉमस रो एक्वायर्ड द परमिशन, उनको परमिशन मिली. विद whom? Acquired the permission to establish a trading center in Surat. A trading center in Surat, that is in Gujarat. Shahjahan gave permission to the British to carry out trade. Shahjahan gave permission to the British for trade. इतना दे देते हैं. Okay. So first point, the British established the East India Company in the year 1600 CE. 1600 CE में जब इंग्लैंड में क्वीन एलिजाबेथ थी, उसकी परमिशन के बाद ब्रिटिशर्स इंडिया आए. उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश करी 1600 CE में. देन W. हॉकिंस पहले ब्रिटिशर्स थे जो इंडिया आए ट्रेड की परमिशन लेने के लिए. देन बट उनको ट्रेड की परमिशन नहीं मिली. देन सर थॉमस रो आए जिन्हें परमिशन मिली कि वो एस्टैब्लिश कर सके ट्रेडिंग सेंटर इन सूरत. एंड ही गॉट द परमिशन फ्रॉम शाहजहां. शाहजहां gave permission to the British for trade. I hope you understand it better with the notes. So ये notes आपको आपकी होमवर्क और नोटबुक में नोट करने हैं, और जो वर्कशीट्स अपलोड होगी ऐप पे वो वर्कशीट आपको क्लास वर्क में करनी है. क्वेश्चन आंसर आपको क्लास वर्क में करने हैं. ये जो नोट्स हैं ये आपको होमवर्क नोटबुक में लिखने हैं ताकि आपको पूरा चैप्टर रीड करने की जरूरत ना पड़े. आप ये नोट्स रीड करके कोई भी टेस्ट या किसी में भी यू कैन मेक योर ओन आंसर्स. ओके, सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर. ओके.